पधारो मारे देश। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वाह। नारी सृष्टि की सर्वोत्तम कृति, युग चाहे कोई भी हो, हर युग में नारी की महिमा जो है वो अपरंपार रही है और आज भी चुनौतियों से लड़कर हर क्षेत्र में नारी ने खुद को स्थापित किया है। और आज आपनी जो मेहमान है वो नारी झांसी की रानी से कम कोनी, बिल्कुल दिग्बा में जितनी सरल और सहज है बिका बारे में काई बताऊं। झंडे भी जावे छे, मतलब बुराइयां को नाश कर अच्छाई को परचम लहरावे छे। तो चलो कराना वासु भी बाता कि कैया बड़ाई वो आपके महकमा की शान, पर उनसे पहली काई बोलेला भाया, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आ है हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी और एक नारी शक्ति, हाँ, अनीता प्रधान। और ओ आने तो थे जानो ही छो मारो छोटो सो भाइयो अजहर जीजी कई बात बोलिया था ना। और मैंने देखो एक बात लागे छे, कई बक यो जाओ छे ना कि जीवन यो एक अवसर छे, हाँ, जिंदगी छे इम्तिहान। जीवन यो एक अवसर छे, जिंदगी छे इम्तिहान, पर जिंदा दिलू सु जियोला तो फिर जीत लोला सारो जहान। बिल्कुल। तो जिंदा दिली से जियोला तो जीत लोला सारो जहान। बस दिल में राखनी है उमंग और चेहरा पे राखनी है मुस्कान। और फिर माँ के साथ जब ये सब कुछ है जीत जाओ तो माँ के साथ काई कीजो, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। बहुत सुखी बात नारी नारायणी नारी शक्ति की तरह बात करें। बिल्कुल। देखो आज दो नारी शक्तियां के बीच में बैठे हूँ तो देखो मैं तो अपना आप में बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ अपना आप में, क्योंकि लेकिन जीजी आज भी आपने जो मेहमान है ना, हाँ, वो हमेशा की तरह देखो सीधे सीधे तौर पे आप दरवाजो खटखटार को नहीं जावा। आज भी मन तो यह लागे दरवाजो तोड़ रही गुस्सा। चलो ठीक है, चल मैं तैयार हूं। तो फिर एक काम करा जा आप यहाँ करा पहले देखो आप वो किया करे जाने एक तस्वीर 1000 से ज्यादा शब्द से प्रभावी। बिल्कुल। तो पहले तस्वीरा देख लिया थोड़ी घनी, तो चल देखा बाद में बातचीत करा। चलो 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 आओ थे भी डाकू भाई। नारी शक्ति की तो बात बहुत जोरदार कही भाया तू। बिल्कुल। हाँ, और आज तो मतलब नारी जो है वो तो देख पा रहे हो यही कहवे छे कि नारी सब पर भारी। थाने बिल्कुल नजर आ देखो ये देखो थे जब कोई अच्छा काम का पा करा, हाँ, बदला में कोई सेवा मेडल मिल जावे और पुरस्कार जो मिले तो देखो बिल्कुल, वो जीवन अपना आप में पुरस्कृत हो जाओ जे, जीवन ही पुरस्कार हो जाओ। हाँ, पर जिम्मेदारियां भी तो बढ़ जावे छे। हाँ, भी के पाछे और तस्वीर में साफ साफ तौर पे देख सको जी अब थे देख अंदाजो कर लिया होला। हाँ 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 अब थे अंदाजो कर लिया होला जी। हाँ, तो देखो मैं तो एक ही बात क्यों लो, हाँ, है शमशीर तू, है शमशीर तू, है ढाल भी, है शमशीर तू, है ढाल भी, है शौर्य की मिसाल भी। हाँ, है शमशीर भी, है ढाल भी, है शौर्य की मिसाल भी, अपराध अंधकार से लड़ती तू कानून की मशाल भी। जी हाँ, आज अपना ये मंच पे और आप सगला दर्शका के सागे अपना सागे बताऊं कौन है? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मालिनी अग्रवाल जी। मालिनी जी थाको स्टूडियो में घणो घणो स्वागत। जय हिंद मैडम। और से पहला जय हिंद मैं भी कह दूं। बिल्कुल भाई, आज थाने इस स्वरूप में हम सब देख रहे हैं। हाँ, और एक माता की भूमिका भी थे निभाओ था अपना जीवन में, एक अच्छी उत्कृष्ट स्टूडेंट भी थे रही। हाँ, आईपीएस को एग्जाम भी दिया, आईपीएस बन भी गा और पूरी बातचीत यहाँ से कराला। लेकिन हाँ, सैंसु पहले वो जान बचावला दूरदर्शन को वही मंच और थे आज लगभग 6 साल बाद पधारे हम आके सागे। तो सैंसु पहले तो वो जान बचावला जो जी उमंग की मैं बात कर रहे हो ना था से लगातार, या जिस उमंग की हम आपसे बात कर रहे हैं, जिस तरंग
की बात करें, जिस जिंदा दिली की बात कर रहे हैं, हाँ। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस लम्हे को कैसे देखती हैं आप, जब दोबारा हमसे मुलाकात करती हैं, क्या कहना चाहेंगी? और एक सुंदर बात आज है कि जब भी मिले छे ना અહીંયા मुस्कुराहट, અહીંયા मुस्कान चेहरा पर रहवे छे, वो तो बहुत ही मतलब व्यक्तित्व की धनी छे आप मुस्कान के। तो आपसे यही जानना चाहेंगे। आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 6 साल बाद वापस यहाँ दूरदर्शन में आई हूँ आपके स्टूडियो में। वैसे फील्ड में आपकी टीम जो है बाइट्स लेती रहती है, बट डेफिनेटली यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। वापस एक बार से यादें ताज़ा हो जाती हैं और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि दूरदर्शन में आप जब यहाँ पर बुलाते हैं तो एक अंदर से अच्छी फीलिंग ही आती है। एक अच्छा माहौल है और उसमें जिस तरह के आप इंटरव्यूज़ लेते हैं जी, तो उसमें हम लोग भी जो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं पब्लिक को, बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो हमें लगता है कि एक तरीके से ये माध्यम भी बहुत अच्छा है। हाँ। और हमारे लिए भी ठीक है। हाँ, दो बहुत ही प्यारी सी बेटियों की मम्मी हैं आप, लेकिन जब आप खुद बेटी थी तो ये मालिनी अग्रवाल किस तरह की बेटी थी? क्योंकि मुझे भी याद आता है लखनऊ की एक छोटी सी लड़की जो बड़े बड़े ख्वाब देखती है, हाँ। और फिर इन ख्वाबों को साकार करने के लिए जुट जाती है, पूरी तरह से अपने आप को झोंकती है और उसके बाद आईपीएस बन जाती है 24 साल की महज छोटी सी उम्र में। तो आपसे ही जानना चाहेंगे, ये जो यात्रा पूरी रही है, जो मैं लगातार कह रहा हूँ, है शमशीर भी है, ढाल भी है, शौर्य की मिसाल भी, तो ये जो शौर्य, या यूं कहें कि आईपीएस बनना ही क्यों चुना आपने, ये सब कुछ जानना चाहेंगे आपसे। ओके, सो जैसा कि आपने रिसर्च कर ही ली है मुझे लग रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं लखनऊ शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरा बर्थ वहीं पर हुआ था जी। और चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में मैं थोड़ी सी एक लोनर टाइप की लड़की थी। बहुत ज़्यादा मुझे सोशलाइज करना या मिक्स होना अच्छा नहीं लगता था, और पढ़ाई का बहुत शौक़ था, पढ़ने का बेहद ज़्यादा शौक़ था, और म्यूज़िक भी सुनती थी थोड़ा बहुत। और कुछ एक दोस्त थे मेरे, मतलब उनके साथ में मस्ती भी करी है, ऐसा नहीं है। और स्कूलिंग के बाद में फिर दिल्ली आ गए थे, अपनी पढ़ाई वहाँ से करी। फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी करी। जब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कल्चर भी है कि आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में यूपीएससी देते हैं जी। तो अंदर से था कि दे दूं ये एग्ज़ाम एक बार। 12th के बाद में एक बार लगा था कि डॉक्टर भी बनने का हुआ था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने, लेकिन कुछ इस तरीके से बैठा नहीं जी। उसके बाद में फिर सोचा, घर में सबने बोला कि नहीं, अब दोबारा अटेम्प्ट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यूपीएससी के लिए ट्राई कर सकते हैं। हाँ। तो बस ग्रेजुएशन पूरा किया, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर प्रिपेयर कर लिया। हाँ। और उसके बाद में हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस मिला, पहले ही अटेम्प्ट में। हाँ, लेकिन मुझे कभी मतलब इस बात का बुरा नहीं लगा कि पुलिस में आ गए, बिकॉज पुलिस जॉब जो है लोगों को अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा टफ लगता है, स्पेशली फॉर विमेन, एंड स्पेशली जब मैंने दिया था। हालांकि उस टाइम तक हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं लेडी ऑफिसर्स, जो आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो सब हमारे इंस्पिरेशन है। लेकिन मेरा जब पुलिस में हुआ था तो अगल बगल में और बाकी लोगों ने कहा कि अरे नहीं नहीं, पुलिस तो नहीं लो, मत लो, बिल्कुल मत लो। लेकिन मेरे घर में सबने बहुत सपोर्ट किया। तो परिवार में यही माहौल था? कोई पुलिस सेवा में आपसे पहले थे? नहीं, परिवार में पुलिस सेवा में तो नहीं थे, लेकिन सभी मतलब अच्छे हाईली प्लेस थे, गवर्नमेंट जॉब्स में थे। पहली महिला या पहली परिवार जन सदस्य जो परिवार से परिवार की रही है। सिविल सर्विसेज में मैं फर्स्ट थी, लेकिन घर में सबने बहुत इनकरेज किया। और मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पर एक एजुकेशन का माहौल था, विमेन एजुकेशन पे हमेशा से बहुत ज़्यादा फोकस था, और उस टाइम पे भी ऑल women in my family they were working women, so they knew what it is like when a lady goes out, बाहर जाती है, अपने पैरों पर खड़ी रहती है, तो कैसे आप जो है समाज का सामना करते हैं, क्या है। तो इस वजह से मुझे लगता है वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर रहा कि मुझे सबने बहुत इनकरेज किया कि एक बहुत अच्छी जॉब है, एक यूनिफॉर्म जॉब है। तो और उस टाइम पे उससे थोड़ा ही पहले उड़ान एक सीरीज भी आई थी। जी जी बिल्कुल। तो हालांकि बाद में जो उड़ान जिन पे बनी थी, कंचन भट्टाचार्य मैडम जो हैं,
अब वो नहीं है इस दुनिया में। उनसे मिलना हुआ था बाद में, तो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि बहुत लड़कियों का इंस्पिरेशन था। मैडम आइडियलाइज करते हैं उनसे मुलाकात होना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यस यस मैडम किरण बेदी जी थी, तो पहले उनके बारे में सोचते थे, बट अब जब इसमें खुद आ गए तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा। बट जर्नी हैज बीन गुड। तो ये सारे प्रेरणा स्रोत रहे। यस, और आज खुद अपने आप में मतलब लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, और इतनी बड़ी प्रेरणा, क्योंकि ये आई गेस दूसरा जो हाईएस्ट जो पद होता है एडीजीपी, जो हम बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अतिरिक्त, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और जिम्मेदारियां भी उतनी होती है। जरूर, तो एक महिला होने के नाते, या यूं कहें कि फैमिली ने तो एनकरेज किया कि पुलिस महकमे में आप जा रही हैं, लेकिन उसकी चुनौतियां या उसके संघर्ष आपने, वो कहते हैं ना कि हमने किताबों से भी सीखा, हमने उस्तादों से भी सीखा, हमने हालातों से भी सीखा। बिल्कुल। सेवा, सुरक्षा, शांति स्थापित करने के लिए मुझे लगता है कि पुलिस विभाग का हर एक व्यक्ति, जो निचली से निचली इकाई पे काम करता हो या वरिष्ठतम इकाई पर हो, सब पूरी तरह से जद्दोजहद के साथ लग जाते हैं। जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक बार फिर कहना चाहूँगा, जब हम लोग त्यौहार मना रहे होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, किसी गम में शामिल होते हैं, हम तो अपनी अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त होते हैं, लेकिन ये कि पुलिस महकमा ही है, जब आप अपने त्यौहार मना रहे होते हैं तो ये लोग अपने बीवी बच्चों से दूर आपकी सेवा, सुरक्षा, शांति के लिए खड़े रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात मुझे नजर आती है। और मैं चाहूँगा तमाम पुलिस जो कहते हैं कि कर्मचारी से लेकर अफसर जो महकमा है, सभी को हम आज जय हिंद कहें और अपने हाथ को उठाकर कहें। पूरे पुलिस विभाग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिंदगी की जो चुनौतियों की बात अभी भाया तूने की, और मैम से भी पूछना चाहूंगी कि जब तक शादी नहीं होती है, माता पिता का साथ होता है, सब लोग सपोर्ट भी करते हैं, परिवार पूरा सपोर्टिव रहता है, लेकिन शादी के बाद जब औरत की भूमिका बदल जाती है, वो एक पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, तो माँ भी बनती है, तो जब आप सेवा में जाती हैं, अपने कार्यस्थल पर जाती हैं, उसके साथ साथ जो हमारी गृहस्थ भूमिका होती है वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। कैसे दोनों में सामंजस्य बिठाती थी आप? मुझे लगता है कि बीइंग इन पुलिस, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे हमेशा सभी ने बहुत सपोर्ट किया जी। अगर मैं बात करूं एज अ ट्रेनी, जब एक प्रोबेशनर बोलते हैं जिसको, अपना ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी में होती है हमारी ट्रेनिंग, उसको कंप्लीट करके जब मैं राजस्थान में आई थी, उस टाइम पर बहुत महिलाएं नहीं थी आईपीएस में जी। मैडम नीना सिंह जी जस्ट आई थी कैडर में, और फिर मैं थी, तो हम दो ही थे। आरपीएस में भी एक या दो लेडीज थी, बादाम बैरवा जी थी, अगर आपको ध्यान हो तो जी। तो उस टाइम पर भी मैंने देखा कि जो हमारा पुलिस महकमा था, चाहे तो हमारे एसपी की बात करें, मैं प्रोबेशनर रही हूँ, एनआर के रेड्डी साहब थे, वो हमारे एसपी थे, ट्रेनिंग एसपी, उन्होंने मतलब बहुत ध्यान रखा मेरा और बहुत सब कुछ पर्सनली सिखाया। और मुझे लगता है जो मेरा डेडिकेशन है या हर चीज़ पे जो भी पकड़ है, आई थिंक उनकी मतलब एक पर्सनल सुपरविजन का ही नतीजा है। इसमें कोई शक नहीं है। और पूरा जो पुलिस स्टाफ था, मुझे कोटा में भेजा था प्रोबेशनर बना के, और शुरू में सबने कहा कि कोटा मत जाइए, बिकॉज कोटा उस टाइम पर बिल्कुल अलग था उस कोटा से जो आज है। काफ़ी मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती थी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स और दूसरी तरह की चुनौतियाँ भी रहती थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक्सेप्ट किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो वहीं जाऊँगी, आई विल नॉट गेट माई डिस्ट्रिक्ट चेंज्ड, एंड सो आई वेंट देयर। एंड मुझे लगता है कि वहाँ सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब चाहे तो वो एक कांस्टेबल हो, एक हेड कांस्टेबल हो, हमें तो कुछ नहीं आता था, तो उन लोगों ने भी बहुत सिखाया। पुलिस स्टेशन में जब मेरी एसएचओ शिप थी, तो वहाँ पे भी मतलब बहुत ही, जितने भी सब इंस्पेक्टर्स थे और दूसरा स्टाफ था, हमेशा यही कोशिश करते थे कि ये जो काम कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गलती भी हो रही तो आके तुरंत बताते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। मैं कहीं जाती थी, एक उनकी एक प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी रहती थी कि लेडी ऑफिसर है तो हमें इनके साथ चलना चाहिए। तो वैसे भी टीम जाती है पुलिस की, जैसे कहीं रेड करने चले गए, किसी लॉ एंड ऑर्डर पे चले गए, तो नेचुरली अपने को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत एक्साइटमेंट होता है कि सब जगह जाएं, खूब भाग के जाएं। लेकिन वो लोग जो है मतलब हमेशा रहते थे साथ में, सिखाया बहुत उन्होंने। हमारे वहाँ पर डीआईजी थे उमेंद्र भारद्वाज जी, उन्होंने भी बहुत ध्यान रखा। वो और उनकी मैडम है सुजाता जी, उन्होंने मतलब बहुत मतलब प्यार से रखा सबने। और मुझे लगता है उसी का ये नतीजा है कि धीरे धीरे एक जो इंटरेस्ट होता है ना, बिकॉज बीइंग अ लेडी एंड बीइंग इन द पुलिस, तो और वो भी मतलब बहुत कम लेडी ऑफिसर्स हों, तो इस तरह का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जो आपको मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। जी।
वो आपका स्वभाव जो सरल सौम्य स्वभाव भी आपका ऐसा है कि लोगों के साथ आप बड़ा कोऑपरेट करके चलती हैं, आप खुद भी। मुझे लगता है कि हमेशा जनता के साथ में बहुत इज्जत से पेश आना चाहिए जी। और जो भी आ रहा है आपके यहाँ पर, कितनी भी दूर से आ रहा है, तो बहुत मतलब प्रॉब्लम लेके ही आ रहा है, वो किसी उम्मीद के साथ किसी उम्मीद के साथ आ रहा है। तो अगर मैं 2% भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि जहाँ मुझे बिठाया हुआ है मैं अपना पर्पस सर्व कर रही हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात ये है। सेवा, इस सेवा से बड़ी तो कोई सेवा ही नहीं। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है, यदि किसी समस्या, कोई हमारे पास समस्या लेकर आया है, अगर हम उसे सिर्फ सुन लेते हैं, हाँ, सॉल्व करना बात की बात है, तो भी उसको लगता है कि 50% मेरी समस्या है, इसका समाधान हो चुका है। तो इसी में आप भी बिलीव करती हैं, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल, इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कोटा की वो पहली पोस्टिंग जी, जहाँ बता रही है कि चुनौतियां तो थी, लेकिन लखनऊ से, वो कहते हैं ना कि जो आपका पालन पोषण हुआ वो पूरा लखनऊ हुआ, लखनऊ के उस अदब के साथ हुआ, और वहां से आप कोटा जाती हैं। हालांकि हमारे राजस्थान है हमारा राजस्थान भी अपने आप में जिस तरह की सभ्यता को लेकर चलता है, जिस शौर्य, जिस वीरता का इतिहास पूरा अपने साथ संजो कर चलता है। अब तो मुझे लग रहा है हम पूरे राजस्थान बिल्कुल। तो वो जो लखनऊ की बेटी बाद में राजस्थान की बहू भी बनी, वो कैसे ये सफर रहा, थोड़ा सा उस तरफ भी हम चाहेंगे कि अपने आप को ढाल पाना कितना आसान था, क्योंकि इधर तो पुलिस महकमा जो आप बता रही हैं कि छोटे से छोटी पोस्ट पर, चाहे कोई कांस्टेबल हो या बड़ी से बड़ी इकाई पर, जो आप बता रहे हैं उस समय के जो आईजी, डीजीपी जितने भी लोग थे, सब आपका पूरी तरह से सहयोग करते थे। लेकिन बावजूद उसके एक होता है ना कि हमारे मन में भी कुछ चीजें चल रही होती है। ऑल्दो आपने इतना एक मतलब डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक करके आप आते हैं, लेकिन ये जिंदगी असल तौर पे मुझे लगता है कि वो इम्तिहान तो आपने वहीं दिया। असली इम्तिहान तो जब कोई कहते हैं ना कि एक उम्मीद लेकर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और उसे आप पूरी तरह से आप कहते हैं ना कि उसकी तसल्ली बख्श करके उसे आप भेज दें, तो शायद सबसे बड़ी तसल्ली आपके लिए भी वही होती होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वो अपने आप को आपने कैसे ढाला? तो मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगी कि जब तक यूपीएससी नहीं दिया था तो लगता था कि यूपीएससी सबसे टफ एग्जाम है, और शायद आज भी जो बच्चे एस्पायर कर रहे हैं उनको लगता है कि ये सबसे टफ एग्जाम है। एक बार उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं और जब एक्चुअल लाइफ में आप उन सिचुएशंस का सामना करते हैं, जैसे इनफैक्ट हम ट्रेनिंग भी कर रहे थे, नेशनल पुलिस एकेडमी बहुत मतलब नंबर 1 एकेडमी है, बहुत अच्छी उच्च स्तर की ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे लगता है उस ट्रेनिंग से ही फ़ायदा ये होता है कि आप आगे ज़िंदगी में जो इतने मजबूत बनते हैं, यू आर, इफ़ आई एम सो टफ, इफ़ आई कैन हैंडल सिचुएशंस, आई थिंक इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट आई हैव अंडरगॉन। तो ट्रेनिंग से फिर जब आप फील्ड में आते हैं एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो आप देखते हैं कि वाकई में इतना आसान नहीं है, ज़िंदगी आसान नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, बहुत सारी चुनौतियां हैं, और एवरी डे इज़ न्यू। एंड पुलिसिंग में तो मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए होता है। कोई नो टू सिचुएशंस आर आइडियल। तो जैसे हम लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि भाई किस तरीके से हम क्राइम कंट्रोल करें, किस तरीके से हम सिचुएशंस को बेटर करें, पुलिसिंग को बेटर करें, उसी तरीके से क्रिमिनल्स भी अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि भाई मतलब किस तरीके से मतलब क्राइम की जो मोडस ऑपरेंडी है या और जो दूसरी चीज़ें हैं, इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी मतलब बिल्कुल अलग लेवल पे चला जाता है। आज आप देखें, जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, जब मैंने पुलिस ज्वाइन करी, पुलिसिंग करनी शुरू करी थी, तब साइबर क्राइम जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, नहीं था, और अब आज देखें तो मतलब सभी इससे जूझ रहे हैं, एवरीबडी, यू नो। सो नेचुरली चुनौतियां हैं, और चुनौतियां आप कह सकते हैं कि बदलती रही हैं समय के साथ में, और हम लोग भी अपने आप को अपग्रेड करते रहे उस तरीके से। लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि हर चुनौती में कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और आपकी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश होती हैं, आपकी जो लर्निंग है बढ़ती है, और आपका जो कंट्रोल है वो भी जो है बेहतर होता जाता है। तो लखनऊ से जब राजस्थान पदार्पण हुआ आपका, दाल बाटी चूरमा कब खाया? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। तो कोटा में ही मैं बताऊंगी, सबसे पहली बार वहीं पर एक डिनर हुआ था, मुझे ध्यान है, शहर में मतलब कोई एक फंक्शन था, तो उसमें हम सभी ऑफिसर्स गए थे और हम सब बैठे हुए थे, और वहाँ पे पहली बार जो है ये दाल बाटी चूरमा खिलाया गया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारे एसपी साहब थे, उनकी मैडम थी राधा मैडम, तो मैं उनके बगल में ही बैठी थी और मैं देख रही थी कि इसका क्या करूं, मतलब समझ नहीं आ रहा खाना कैसे होता है इसको। तभी तो क्या दाल बाटी चूरमा खाएगा जो सूरमा, और आप तो इतने सूरमा वहाँ बैठे हुए थे। वाह वाह वाह। देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी पूरी, मतलब टेस्टी लग रहा था, कुछ बड़ा टेस्टी सी चीज़ है, बट अब सब लोग बैठे हैं, अब थोड़े एटिकेट्स भी चाहिए, कैसे खाया जाए, क्या करा जाए। तो खैर फिर मैडम ने समझाया, और उसको फिर हमने मतलब
खाना सीख गए तो बड़ी टेस्टी चीज है, तो मतलब आइकॉनिक डिश है राजस्थान की, मतलब और देखिए कोटा का जो राज परिवार है ना, मैं एक तथ्य और बता दूं लोगों को और हमारे दर्शकों को भी, और आपको तो शायद पता ही होगा कि कोटा के जो राज परिवार है वहाँ से ये जो व्यंजन है दाल बाटी चूरमा वो निकला, उसका उद्गम वहाँ से हुआ है। तो देखिए अब सैनिकों के लिए बनाया जाता था, और पूरा मतलब आज खुद भी जो जीजी भी कह रही है ना कि दाल बाटी चूरमा खावे जो ही सूरमा, तो जो सूरमा वाली क्वालिटी चाहिए तो दाल बाटी चूरमा खाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मानव तस्करी विरोधी इकाई की बात करें या फिर नागरिक सुरक्षा अधिकारों की हम बात करें आपसे, तो इसके जो आप अगुवाई करती हैं पूरी तरह से जिस महकमे में, पुलिस महकमे में आप हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मानव तस्करी विरोधी इकाई क्या है, पहले तो थोड़ा सा आमतौर पे जो एक हमारा दर्शक भी समझे। तो बेसिकली क्या है कि ये जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, अगर आप देखेंगे तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे देश के लिए, इवन इंटरनेशनली ऑल्सो। हम रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं कि ट्रैफिकिंग करते रहते हैं, किस तरह लोगों की, है ना, इलीगल मीन्स से करते रहते हैं, या लोगों को किसी तरीके से एंटाइज करते हैं, या पेरेंट्स को कई बार इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। कई बार फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स इस तरीके के होते हैं फैमिलीज़ में कि पेरेंट्स कम कर जाते हैं और अपने बच्चों को जो है मतलब बहुत मतलब एक छोटे अमाउंट पे जो है इन माफिया को जो है दे देते हैं, और उसके बाद में फिर ये बच्चे जो है उनसे गलत काम कराते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग करके उनको बेगरी में भी डाल देते हैं, उनको गलत तरीके के क्राइम में भी डाल देते हैं, उनको मतलब इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम कराते हैं, मतलब हर तरीके से इनका शोषण है। इसी तरीके से महिलाएं हो गई, छोटी बच्चियां हो गई 15 साल की, 16 साल की, उनको लेके आ जाते हैं, फिर उनसे भी गलत जो है उनका शोषण होता है। इसके अलावा भी जो है इवन दूसरे जो मतलब आप खाली ये छोटे बच्चे ही नहीं हैं, बड़े जो मतलब वयस्क लोग हैं उनकी भी तस्करी होती है, उनको एंटाइज करके कि आपको हम काम दिला देंगे किसी तरीके का, और फिर ले आते हैं और फिर ना पैसा देते हैं और उनसे इस तरह से बंधुआ मजदूरों जैसे काम कराते रहते हैं। तो नेचुरली बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है पुलिसिंग में। और मुझे लगता है कि जब से मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा है, मुझे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई भी हैं जो मैंने देखी हैं। उसमें अपना यही प्रयास रहता है कि जब भी अपने को कहीं सूचना मिलती है, प्रोएक्टिवली जो है हम एक्शन लें। अभी रिसेंट केस में बताऊंगी, सवाई माधोपुर में अपने को पता लगा था कि इस तरीके से कुछ बच्चियों को जो है उन लोगों ने ट्रैफिक कर रखा है, ट्रैफिक करके और एक जगह कन्फाइन कर रखा है और उनको जो है उनका शोषण किया जा रहा है। तो एसपी हैं सवाई माधोपुर, ममता गुप्ता जी, तो मैंने उनसे भी बात करी, और बचपन बचाओ आप सभी जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने हमें अप्रोच किया था, तो उनका भी सहयोग था। सो दोनों ने मिल करके तुरंत वहाँ जा करके मतलब व्हाट आई वुड लाइक टू से कि पुलिस मतलब एसपीज, डिस्ट्रिक्ट एसपीज हुए या दूसरे जो अधिकारी वो सभी बड़े सेंसिटिव हैं, उन्होंने तुरंत जाके जो है उनको रेस्क्यू किया। इस तरह की ये एक स्टोरी नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टोरीज, हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज। हमारे कुछ एक ऑफिसर्स हैं, कुछ एक अपने पुलिसकर्मी, हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो वो लोग उनका यही काम है, और वो लोग जो है बहुत मतलब सधे हुए तरीके से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे उन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग काम किया है कि उनको हम लोग जो है मतलब रिवॉर्ड करते हैं, मतलब रिकॉग्निशन होना चाहिए जनता के बीच में। रिवॉर्ड एक चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका कमिटमेंट है जी। भाई आपको कोई सूचना मिल रही है, आप चुपचाप भी बैठ सकते हैं, या आप उतना एग्रेसिवली उसके ऊपर में काम नहीं कर सकते हैं, करें, ये आपकी मर्जी है। आप कोई कितना काम करना चाहता है वो उसका अपना मतलब एक मेंटल स्टेटस है, उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन ये लोग बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके लगे रहते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि सबको पता है कि कितना चैलेंजिंग टास्क है और कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम है, और किसी की भी लाइफ कितनी इफेक्ट हो जाती है। खास तौर पे जो हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जब उनकी ट्रैफिकिंग होती है कितना एक साइकोलॉजिकल स्कारिंग हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उनके पीछे उनका पूरा परिवार, और उनके पीछे पूरा परिवार बिखर जाता है, और कई बार बच्चे गुम हो जाते हैं, उनको लोग किडनैप करके ले जाते हैं और गलत कामों में डाल देते हैं, वो बच्चे वापस पहुँच नहीं पाते अपने घर तक। तो अगर हम एक बच्चे को भी उसके पेरेंट्स से मिला देते हैं तो वो हमारे लिए एक अचीवमेंट ही है। क्या बात है। तो लोगों के बीच में जागरूकता की भी हम बातें करेंगे, ये खास बातें तो जारी रहेंगी, पर भाया आज भी जो कुछ खास बातें हैं उन पर भी एक नजर डालें। बिल्कुल, आप देखा और 30 अप्रैल से भी कहा कि आप ना सागे सागे ये भी देखें और सगला दर्शक भी देखें आज की खास बात।
तो 30 अप्रैल की खास बात अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया एक हिंदू पर्व है, आखा तीज भी इसको कहते हैं, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये दिन शुभ और पुण्यदायक माना जाता है और इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान, खरीदारी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो आप सभी को आखा तीज की बहुत बहुत बधाई, अक्षय तृतीया की बधाई। और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है जी। तो 30 अप्रैल की ये भी एक खास बात है, आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस, ये सब 30 अप्रैल से जुड़ी खास बातें हैं। भारतीय सिनेमा निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ, जिन्हें भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। ये वाकई में एक ऐसी शख्सियत जो शायद कहते हैं ना कि जो हिंदी फिल्म, जो ये चलचित्र जो हम आज देखते हैं, ये शायद इनके दिमाग की वो उपज बंगाली संत जिन्हें शिवानंद सरस्वती ने भारतीय मिट्टी द्वारा उत्पादित सबसे उत्तम फूल के रूप में वर्णित किया, उनका जन्म 30 अप्रैल 1896 को हुआ। वाह, भारतीय मिट्टी द्वारा उत्पादित सबसे उत्तम फूल, देखिए कितनी बड़ी उपाधि है ये अपने आप में। उत्तम फूल। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन जैज संगीत के महत्व और इसके माध्यम से शांति, एकता और संवाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जैज जो अपने आप में इस तरह का म्यूजिक है, और म्यूजिक के लिए तो कहा जाता है कि जिंदा जादू है और लोगों का जो स्ट्रेस है उसे बिल्कुल दूर कर देता है। राष्ट्रीय बग्स बनी दिवस 30 अप्रैल को राष्ट्रीय बग्स बनी दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन प्रसिद्ध बनी कार्टून चरित्र बग्स बनी के पहले प्रदर्शन के दिन की याद में मनाया जाता है। मुझे याद होता तो मैं आज गाजर जरूर लेकर आता। राष्ट्रीय बग्स बनी दिवस। और भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ। हाल ही में हमने देखा 2 वर्ल्ड कप जिताए। भारतीय गायक, गीतकार, बहुवादक और संगीत निर्माता राही चक्रवर्ती का जन्म 30 अप्रैल 1988 को हुआ। इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं बिल्कुल जन्म दिवस की। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 30 अप्रैल 1955 को किया गया था। ये भी 30 अप्रैल की एक खास बात है। बिल्कुल। और इसी तरह की जानकारी जो है हम इस मंच के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिज्ञ मीनाक्षी लेखी का जन्म 30 अप्रैल 1967 को हुआ था। इन्हें भी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अलबेलू राजस्थान के मंच से। महाराष्ट्र के आध्यात्मिक संत तुकडोजी महाराज का जन्म 30 अप्रैल 1909 को हुआ। महाराष्ट्र के भारतीय संगीतकार, संगीत निर्देशक श्रीनिवास खाले का जन्म 30 अप्रैल 1926 को हुआ। एक और संगीत की बहुत बड़ी महान शख्सियत श्रीनिवास खाले जी। श्रीनिवास खाले। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश फातिमा बीबी का जन्म 30 अप्रैल 1927 को हुआ। देखिए ये भी एक नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, गुरु भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली सोनल मानसिंह का जन्म 30 अप्रैल 1942 को हुआ। तो जीजी आपके लिए तो और दिन ये खास हो जाता है। खास हो जाता है। हमारी जीजी भी बहुत अच्छी नृत्यांगना है। तो ये देखिए आप, ये कुछ खास बातें 30 अप्रैल से जुड़ी। हाँ, तो जागरूकता की बात अपन कर रहे थे जी। पुलिस अपना काम करती है, लेकिन लोगों के लिए किस तरह से वो जागरूक रह सकती है कि मानव तस्करी को रोक सके। कोई हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं, या लोगों से कहते हैं कि जब कोई कुछ अपने द्वारा कोई जानकारी आपकी अपनी रणनीति होती है, लेकिन लोगों को आपस में जागरूक करने की। देखिए ऐसा कि आजकल एक तो बहुत सारे एनजीओज हमारे साथ में काम कर रहे हैं और पब्लिक भी इस बारे में बहुत जागरूक है। हमारे जो मतलब पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना तुरंत आ जाती है अगर इस तरीके की कोई घटना होती है। जी, जी। लोग कई बार सामने नहीं आना चाहते तो ईमेल से जो है अपने को सूचित कर देते हैं। लोग अपने को कई बार लिखित में एनोनिमस कंप्लेंट्स भी दे देते हैं जी। और फिर ये जो एजेंसीज़ हैं ये सारी की सारी हमसे टच में रहती हैं कंटिन्यूसली। और डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपने जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनी हुई हैं वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा मतलब इस पे फोकस रहता है कि वो जो है एक विजिलेंस जिसको कहते हैं ना कि विजिलेंट रहना चाहिए उनको, तो वो भी विजिलेंट रहते हैं। तो इस तरह का कहीं से भी मतलब अपने को सूचना आ जाती है, ज़्यादातर सूचनाएं आ जाती हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जो ये क्रिमिनल्स हैं वो सक्सेसफुल होते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, बट बाय एंड लार्ज अपने मतलब हम लोग कर पाते हैं। और जहाँ तक अपने चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें तो हम लोग के बहुत सारे ऑपरेशंस चले हैं राजस्थान में। अभी भी हमारा एक ऑपरेशन खुशी चल रहा है।
इसमें राजस्थान का जो मतलब 22 में तो हमारा 98% के आसपास रिकवरी थी। वी वर नंबर 1 इन इंडिया। यस, एंड अभी लास्ट ईयर भी मतलब हमारा जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी रही है, 94 या 95% के आसपास रही है। एंड अभी भी हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें करीब 202 बच्चे जो हैं हम लोगों ने रिकवर किए हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, लेकिन टारगेट एरिया भी है, चैलेंजिंग है पुलिस के लिए, और सभी को लगता है कि मतलब ये बहुत अहम है। तो नेचुरली आजकल तो टेक्नोलॉजी को भी हमने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। एक वात्सल्य पोर्टल भी बना हुआ है अपना, NIC चलाती है उसको। जैसे कोई बच्चा जो है गायब होता है, उसकी फ़ोटो और उसके डिटेल्स उनको लगा देना, और बाकी उसके आगे भी क्या फॉलोअप है उसके भी बहुत सारे मतलब उसमें हैं एजेंसीज जुड़ी हुई हैं, CWC हो गया, CPC हो गया, और भी बहुत लोग मतलब को किसी तरह का कॉम्पनसेशन है, किसी तरह की सहायता है, और जो दूसरे मतलब फैसिलिटीज़ हैं, काउंसलिंग है। तो मतलब आजकल बहुत मतलब इसमें फोकस भी बहुत है और काम भी बहुत हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है। मैम आज हम आखा तीज यानी अक्षय तृतीया मना रहे हैं, इसके साथ वो कहते हैं ना कि रीत जब कोई होती है तो उसके साथ साथ कोई कुरीत भी चली आती है। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति जिसको हम कहते हैं, और बाल विवाह मुक्त भारत का एक सपना हम सब देखते हैं, लेकिन बावजूद उसके आज भी हमें नज़र आता है कि लोगों की जो संकीर्ण मानसिकता के तौर पे, या फिर वो कहते हैं ना कि अशिक्षा के चलते आज भी मतलब इस तरह की कुरीति को हम देखते हैं। तो उस ऐसे एक कहते हैं ना कि सिचुएशन में आप लोगों का एक्शन क्या होता है, और उन लोगों से आप कैसे उनको समझाते हैं, क्योंकि बेसिकली होते तो वो भी हमारे ही बीच के समाज का हिस्सा है, क्योंकि बच्चों को लेकर क्राइम ये हम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये जो एक किस्म की बेवकूफ़ी हम कर देते हैं, तो उन्हें समझाना सब कैसा होता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चाइल्ड मैरिज है, मतलब एज पुलिस ऑफिसर मैंने जब ज्वाइन किया था तब से अभी तक देखती आ रही हूँ कि वाकई में एक चैलेंज है पुलिस के लिए जी। और कई बार तो मतलब आगे वयस्क लोगों की शादी कराते रहते हैं और पीछे से छुपके से जो है वो बच्चों की शादी करा देते हैं, गोद में बिठाकर बच्चों की शादी करा देते हैं, छोटे छोटे मतलब यू कैन इमेजिन कि दे जस्ट डू नॉट नो। डेफिनेटली इस पे काम भी बहुत हुआ है, जागरूकता के लिए भी सरकार ने बहुत सारे मतलब प्रयास भी करे हैं, और सभी विभाग जो है इसमें निरंतर लगे रहते हैं। अब जैसे आज अक्षय तृतीया फिर है, तो नेचुरली ये एक बहुत ऑस्पिशियस डे माना जाता है, और राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस का इसमें रहता है कि भाई करेंगे। इसमें हम लोगों ने पहले से ही क्योंकि 26 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक हम लोगों ने भी एक मतलब लाडली के नाम से ऑपरेशन लाडली चलाया हुआ है, जो बेसिकली इसी चाइल्ड मैरिज को फोकस कर रहा है। और इसमें सभी मतलब अपने जितनी भी एजेंसीज हैं, NGOs हो गए, अपनी सुरक्षा सखियां हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग में जो भी CLG मेंबर्स हैं, अपने आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सरपंच हो गए, पटवारी हो गए, तहसीलदार हो गए, दूसरी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, हमने सबको ही मतलब इस ऑपरेशन में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने सभी अधिकारियों को फील्ड में कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, पेरेंट्स को भी अवेयर करें कि भाई ये चाइल्ड मैरिज के क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं, और अगर होते हैं, अगर शादियां होती हैं तो इस पे इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है 2006 का, तो उसके तहत कार्रवाई होगी। साथ ही साथ में जो लोग इसमें मदद करते हैं, चाहे तो वो आपके बैंड वाले हों, बाजे वाले हों, घोड़ी वाले हों, या फिर कोई हलवाई हुआ, या फिर जो लोग इसको संपन्न कराने के लिए किसी भी तरह से जुड़े हों इसमें, किसी भी तरीके से, उन सब के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो निश्चित तौर पर ये एक अपराध है, इससे दूर रहें, और अगर पता लगता है तो ये भी है कि उसमें आप पुलिस को आके बताएं, हमें अप्रोच करें, ताकि हम जो है इसको प्रिवेंट करा सकें। तो बच्चे खुद भी तो रद्द कर सकते हैं अपने बच्चे, ऑफ कोर्स बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन जब वो बहुत एक छोटा बच्चा है, उसको मतलब इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जब उसको पता लगता है, पता लगता है, यस एब्सोल्युटली वो तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन जो चैलेंजिंग है कि भाई उसकी शादी कराना चाह रहे हैं, है ना, आज कराना चाह रहे हैं बाल विवाह, उसको हम कैसे रोकें, तो उस पे जो है हम लोग का तो आज हम लोग का मतलब पिछले एक हफ्ते से यही फोकस है, जागरूकता, और उसके साथ ही साथ मतलब एक्शन अगेंस्ट सच पीपल। यस, इसके लिए काउंसलिंग भी मेरा ख्याल दी जाती है NGOs के द्वारा भी, और पुलिस महकमे के द्वारा भी। NGOs को इन्वॉल्व किया हुआ है हमने, और भी दूसरी एजेंसीज को, जैसा कि मैंने अभी बताया, नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, संगोष्ठियां, बिल्कुल नुक्कड़ नाटक भी कराते, कई NGOs नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, और बाकी दूसरी एजेंसीज भी इन्वॉल्व रहती है, जो जाके पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हैं कि आप जो है मतलब चाइल्ड मैरिज कितनी खराब है, आप बिल्कुल इसके चक्कर में ना पड़े, मतलब ये बच्चे का एक जीवन बर्बाद करने जैसी बात हो जाती है। ये भी मतलब एक आप देखें साइकोलॉजिकली मतलब एक बड़ा खराब इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर में, इतनी छोटी सी उम्र में अगर शादी कर देते हैं तो। और जी केंद्र सरकार ने भी 2024 में बाल विवाह मुक्त भारत का एक जो सपना देखा है, और उसको कहते हैं ना कि पुरजोर उस बाल विवाह मुक्त भारत के
के पुरजोर हम समर्थक बनकर सामने आते हैं। लेकिन पहले से अब तक में तो बहुत जागरूकता आई है, बहुत जागरूकता आई है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि पहले तो क्या होता था कि मतलब पीपल थॉट इट इज देयर राइट और कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चियां पढ़ाई लिखाई में बच्चियां आगे जा रही हैं, पेरेंट्स को भी लग रहा है कि हमारी बेटी पढ़े लिखे या हमारा बेटा जो है अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे और आगे जाके जब अपने पैरों पे खड़ा हो तभी जो है इस तरह के विवाह के बारे में बात करें, तो जागरूकता आई है और उससे बहुत काफी फरक पड़ गया है। बहुत फर्क पड़ा जी। बहुत सारी शादियां अटेंड करनी जा अपना ने भी। तो लाडू खा जो पर लाडू बटेगा जो जटे कोई बाल विवाह न हो रहे हो, और अगर हो रहे हो तो फिर पुलिस महकमा ने जानकारी दियो। बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर भी है, बताओ। और दर्शकों से भी आई अनुरोध करा छा भाई कड़े भी कोई देखे। बिल्कुल जी तो जरूर बतावें। तो मैम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक महिला होने के नाते, और कहते हैं ना कि इतने कहते हैं ना व्यस्ततम शेड्यूल में आप रहती हैं, साथ ही साथ कह सकते हैं कि इतने मानसिक दबाव वाली जॉब होती है अपने आप में, क्योंकि पुलिसिंग सबको लगता है कि बड़ा आसान है, हाथ में एक डंडा होगा, हम जो कहेंगे लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। एक आइडियोलॉजिकल बात है। और सबसे जो खराब चीज़ होती है जो मैंने ऑब्जर्व की है, क्योंकि इतने सारे पुलिस कर्मियों से बातचीत होती है, एक कहते हैं कि आप और हमारे बीच में जो एक संवाद सीधा होना चाहिए ना, वो लगता है कि बॉलीवुड के किसी वो एक चित्रित किए हुए चित्रण के द्वारा हम अपने ही दिमाग में एक कहते हैं कि इमेज बना लेते हैं, फिर आके आपसे मिलते हैं और एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो संवाद होता है, वो कहते भी ना, किसी बड़े दानिश्वर ने कहा है कि जहाँ संवाद नहीं होगा वहाँ विवाद होगा। तो पुलिस और जो जनता है, इनके बीच में सीधा संवाद स्थापित करने के लिए आपने क्या कुछ नवाचार किए हैं, क्या कुछ आपने नई योजनाएं सोची हैं? योजनाएं हैं तो देखिए, एक तो मैं आपको जैसे कहूँ कि पुलिस जो है हमेशा अगर आप देखें, वी आर सिविल पुलिस जी। तो इन द सेंस कि हम समाज का हिस्सा है। बिल्कुल। और जब तक यहाँ नहीं है मतलब वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। हमें से बहुत सारे उधर ही थे, फिर कुछ लोगों ने यूनिफॉर्म पहन ली और हम इधर आ गए। सो नेचुरली एक जो समाज से अपना लिंक है वो तो बहुत ही गहरा है। और भाई किसी भी परिवार में भी अगर एक कोई पुलिस कर्मी है या पुलिस अधिकारी है तो उसके बाकी सारे जो लोग हैं वो भी उसी समाज का हिस्सा हैं। जी। तो अब जो आपने बात कही समाज से जुड़ाव की, तो हमें लगता है कि पुलिस तो फंक्शन ही नहीं कर सकती जब तक समाज का सहयोग नहीं हो। और उस दिशा में तो बहुत सारे कदम उठाए हैं राजस्थान पुलिस ने। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो ये बात ही हो गई करीब 2000 की, हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग जो शुरू करी थी, उसमें कम्युनिटी लियाज़ों ग्रुप्स बने हुए हैं। ये सब लोग जो हैं पुलिस थाने पर जो CLG मेंबर्स हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं और जनता की जो भी समस्याएं हैं वो हमारे तक लेके आ जाते हैं। तो एक तो वो कम्युनिकेशन के लिए हमने जो एक डायरेक्ट संवाद खोला हुआ है, उसी के साथ साथ अभी जो सुरक्षा सखियों का हमारा चला हुआ है, जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि समाज की वो महिलाएं, जैसे चाहे तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हो गई, वो नर्सेज हो गई, वो अपने टीचर्स हो गई, डॉक्टर्स हो गई, शहरों में भी और भी जो मतलब अच्छे प्रोफेशंस में महिलाएं लगी हुई हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ती हैं तो वो महिलाओं और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हमारे तक पहुंचा सकती हैं। वैसे सी एक डायरेक्ट मीडियम है कि लोग थाने तक आ सकते हैं, अधिकारियों तक आ सकते हैं, सभी के लिए एक्सेसिबिलिटी है आज की तारीख में। लेकिन ये जो है हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं जिनके थ्रू चाहे तो वो महिला हेल्पलाइन हो, चाहे तो वो मतलब आप कह दें कि दूसरी साइबर हेल्पलाइन हो, या फिर आपने माने कंट्रोल रूम का जो अपना सिस्टम है पूरा फंक्शन करता है। तो ये सब एक चैनल्स हैं। और उसके साथ ही साथ महिला प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे विंग्स बने हुए हैं, जैसे कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स हो गई अपनी, एंटी रोमियो स्क्वाड्स हो गए। तो इन सब का मतलब एक बड़ा ही सेट सिस्टम है कि जनता को भी पता है, अपने उनको जागरूक भी करते रहते हैं। ऑपरेशन गरिमा भी चलता रहता है। उसके अलावा कॉलेजेस में आपने लेटर बॉक्सेस लगवा रखे हैं जिसमें आप लेटर्स डाल सकते हैं और जिनको जो है हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है बच्चों की, बच्चियों की। तो कम्युनिकेशन चैनल्स तो बहुत सारे हैं, इतनी सारी हेल्पलाइंस हैं, ईमेल है, आप थाने पे जा सकते हैं, 0 FIR, अभी नए क्रिमिनल लॉज आ गए अगर आप देखें तो उसमें भी प्रोसीजर ये है कि भाई आप 0 FIR भी कर सकते हैं, आप मेल से भी अपनी प्रॉब्लम को कह सकते हैं। तो मतलब आप कोर्ट में जा सकते हैं। सो अगर देखा जाए तो जनता से हम लोग हर तरीके से हर लेवल पे जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी का इतना अहम हिस्सा है, मतलब आजकल सोशल मीडिया पे ही कोई मतलब इतने सारे ग्रुप्स में अपने पुलिसकर्मी जुड़े रहते हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है, एक ट्वीट कर दिया, इंस्टा पे कर दिया। राजस्थान पुलिस का वेबसाइट है, राजस्थान पुलिस के मतलब इंस्टा पे भी हम हैं, हमारी सोशल मतलब प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी है, ट्विटर पे भी है, तो लोग वहाँ भी मतलब कम्युनिकेट करते हैं। तो उससे क्या है कि ऐसा नहीं है, मल्टीपल चैनल्स हैं और
लोग मल्टीपल चैनल्स पे अप्रोच करते हैं, तो एक चैनल अगर ओवरलुक हो जाता है तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं मतलब लोग अप्रोच कर पाते हैं पुलिस अधिकारियों को और हम लोग एक्शन भी ले पाते हैं। हाँ। तो पुलिस, एक महिला पुलिस अधिकारी होती है तो उसकी छवि अपने आप में एक अलग होती है। और हम क्या देखते हैं कि आमतौर पर जो युवा है फिल्मों से बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं। आजकल जो वेब सीरीज है उसमें आप देखिएगा महिला पुलिस अधिकारी को दिखाया जाता है, तो बच्चियों को भी लगता है कहीं ना कहीं हाँ इसमें दम है, हम भी महिला पुलिस अधिकारी बन सकते हैं या हमें बनना चाहिए और देश की अपने प्रगति में आगे आना चाहिए। तो अगर बच्चियां पुलिस में आना चाहें, लड़कियों की अगर हम बात करते हैं, तो किस तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर वो खुद को मजबूत करें या आने के लिए वो तैयारी करें, इसकी उस बारे में आप क्या कहें? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। और जिस तरीके से लड़कियों के लिए सरकार की, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उसमें लड़कियों के लिए बहुत कुछ है, मतलब उनको प्रमोट करने के लिए, चाहे तो उनकी हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, ओवरऑल वेलबींग का हो। तो नेचुरली पेरेंट्स भी आजकल बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और फिर ये देख भी रहे हैं कि लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अगर गर्ल एजुकेट होती है तो मुझे लगता है कि दोनों ही फैमिलीज एजुकेट होती हैं। जहाँ से वो एजुकेट होके पेरेंट्स के घर से अपने मतलब अगर इन लॉज के घर भी जा रही है तो मतलब वो इट कैन मेक अ बिग इफेक्ट, मेजर इफेक्ट एक्चुअली। तो पेरेंट्स को भी ये बात पता है और लड़कियां, मुझे लग रहा है कि आजकल उनके मन में इस बात की हिचक नहीं है कि पुलिसिंग या यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है तो मतलब ये कोई बहुत ही टफ जॉब है और बहुत चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग तो सारे जॉब्स होते हैं, ये थोड़ा अलग तरीके का जॉब है, लेकिन उस तरीके का मुझे लगता है कि डर नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, अभी मैं मेरी अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में गई थी, नेशनल पुलिस एकेडमी में करीब 1 महीने पहले। तो वहाँ पर अभी 215 के आसपास में प्रोबेशनर्स हैं और उनमें से 69 लेडी ऑफिसर्स हैं। 69 इज सच अ ह्यूज नंबर। बिल्कुल। एंड जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम पर हम लोग टोटल 13 थे बैच में। 84 के बैच में हम लोग 13 लड़कियां थी और वो भी मतलब बहुत बड़ा बैच माना जाता था। ये 94-95 की बात है और आज 69 गर्ल्स हैं। और ये तो हो गई चलिए आईपीएस ऑफिसर्स की बात। अब अगर हम राजस्थान में भी बात करें तो अगर हम देखेंगे हमारे स्टेट पुलिस ऑफिसर्स में बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं। हमारे इवन जो कांस्टेबल लेवल पे भी बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं और बहुत एजुकेटेड लड़कियां हैं, कमिटेड लड़कियां हैं और मतलब दे वांट टू मेक अ डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि मतलब जस्ट बिकॉज दे वांटेड अ जॉब दैट दे हैव कम, मतलब उनके अंदर एक मोटिवेशन है, एक ड्राइव है। तो मुझे लग रहा है कि अब टाइम बहुत चेंज हो गया है और लड़कियां इस चैलेंज को आगे आके एक्सेप्ट कर रही हैं और एक थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्विस का क्रेज भी होता है। बिल्कुल। आई मीन मुझे भी था। आई मीन व्हेन आई फर्स्ट टाइम जब मैंने यूनिफॉर्म पहना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आई फेल्ट वेरी नाइस एंड आई फेल्ट प्राउड। आई स्टिल फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई एम इन दी पुलिस सर्विस। तो मुझे लग रहा है कि बाकी सारी जो लड़कियां हैं उन सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत मोटिवेटेड। जब यूनिफॉर्म में आप घर से निकलती है तो बेटियों का क्या रिएक्शन होता है अपनी मम्मा को वैसे देखना? नहीं, उनको भी अच्छा लगता है, उनके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगता है, मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। यस, बिकॉज जब आप अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं तो फिर लाइक आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। यस। और आप बता रही हैं कि वो कहते भी है ना कि बेटा जो है वो एक कुल का चिराग हो सकता है, बेटियां 2 परिवारों को रोशन करने का दम रखती हैं। यहाँ मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, आपके श्रीमान जी की भी बात कर ली जाए, क्योंकि अक्सर वो ऐसा तो कहते हैं ना किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे, पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आपके संदर्भ में अगर मैं जानना चाहूँ तो श्रीमान जी का योगदान कितना है? डॉक्टर्स देखिए, मुझे लगता है कि अगर एक ही प्रोफेशन में होते हैं तो उससे एक ट्यूनिंग ज़्यादा रहती है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स चैलेंजेस, बिकॉज हम लोग का जॉब भी 24/7 का है। सो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस शायद कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि भाई कभी ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है एक्चुअली कई बार कि आप 2-2, 3-3, 4-4 दिन भी घर नहीं आते हो। तो थैंकफुली अपना स्टाफ इतना सपोर्टिव होता है पीछे से, दे टेक केयर ऑफ द किड्स एंड एवरीथिंग। तो आपको इतनी चिंता नहीं रहती है। मतलब गवर्नमेंट आपको अगर इतने चैलेंजिंग जॉब्स दे रही है तो उसके साथ साथ में एक पूरा अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी देती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब सिमिलर प्रोफेशंस में हैं तो ट्यूनिंग ज़्यादा रहती है और आप इतना मतलब बॉदर नहीं करते हैं। अदरवाइज आई रियली डू नॉट नो, मे बी हो सकता है कोई चैलेंज। जैसा कि मैं आपसे जाना जी, और पहले जीजिए। बेटियां क्या मम्मा की तरह आईपीएस ऑफिसर बन के देश का नाम रोशन करना चाहती हैं या कुछ और इंटरेस्ट उनके? बच्चे आजकल बड़े अलग हो गए। मैं ये भी कहूँगी कि मैं इनफैक्ट सभी बच्चों के लिए कहूँगी, आजकल की जो जनरेशन है,
कि हम लोग के टाइम पे बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी। मतलब हम पढ़ते थे, मुझे ध्यान है बचपन से, या तो फिर आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या लॉयर बनेंगे या टीचर बनेंगे या फिर कुछ छोटे मोटे, और नहीं तो गर्ल्स के लिए ये भी था कि भाई आप शादी कर लीजिए। तो अगर किसी बच्चे की कोई हॉबीज थी, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा मतलब सिंगिंग करता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत क्रिएटिव है, डिज़ाइनिंग में उसको बड़ा शौक है, कोई एडवर्टाइजिंग में जाना चाहता है, और भी मतलब कोई स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता है। देयर आर सो मेनी फील्ड्स, आई मीन आई जस्ट कांट नेम ऑल। तो आज सभी मतलब एवेन्यूज खुले हुए हैं और उसमें रिकॉग्निशन भी बहुत है। कोई शेफ ही बनना चाहता है अगर देखें तो। अब आज से इतने साल पहले अगर मतलब शेफ की बात करें तो बहुत ही मतलब शायद बहुत ही कम पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे। अरे यू आर अ बॉय एंड यू आर इन द किचन एंड यू आर कुकिंग, हाउ कम, यू नो, नो 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 नो, दिस इज नॉट द जॉब फॉर यू। बट आज के ज़माने में मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं कहूँगी कि सभी के लिए जो भी करो मतलब कमिटमेंट हो, परफेक्शन हो, मतलब मेहनत करनी है, ऐसे आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है। Just the excellence. Yes, of course. Success is gonna follow you. Yes, बिल्कुल हकीकत है। Absolutely, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो उसमें मुझे लग रहा है कि अगर मेहनत करेगा, लेकिन हर चीज़ में मेहनत है। मतलब अगर आप ये सोचेंगे कि खाली हम बस एक सोशल मीडिया पे बैठ के सारा स्क्रॉल करके और देख के और ड्रीम करके कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू रियली वर्क हार्ड फॉर एनीथिंग एक्चुअली। अगर आपको वाकई में अचीव करना है कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। सपनों को सच्चाई का अमली जामा तो पहनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल पहनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा था और मैंने सवाल भी आपसे किया था। इतना स्ट्रेसफुल जॉब और अपने आप में बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम पूरा होता है, लेकिन बावजूद उसके कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन इतने सब में भी वो कहते हैं कि आपको यू हैव टू डू योर ड्यूटी, आपको अपना फर्ज तो निभाते रहना है। तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना, तो आपने बताया कि एनपीए का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसी कोई हॉबी भी आपने डेवलप की है? कोई संगीत आप सुनती हैं या कुछ ऐसा कुछ, या आपका स्ट्रेस आपका थोड़ा सा होगा कि काम डाउन सिचुएशन में आप चली जाती हैं? यस, बिल्कुल मेरी हॉबीज़ हैं। मैं एक तो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पसंद है, फिर मेरे को ट्रेकिंग पसंद है, आई लाइक अ बिट ऑफ गार्डनिंग, देन मुझे रीडिंग पसंद है, म्यूजिक भी सुनना बहुत पसंद है, इसमें कोई शक नहीं। म्यूजिक कैसा पसंद है? 2 लाइनें जब एकांत में आप गुनगुनाती हो, वो कौन सी? नहीं, मुझे सुनना चाहेंगे और आपका साथ देना चाहेंगे। नहीं, म्यूजिक तो सारा ही मतलब अच्छा है। इंग्लिश म्यूजिक भी सुनती हूँ, हिंदी म्यूजिक भी सुनती हूँ, राजस्थानी म्यूजिक भी सुनती हूँ। जैसे घूमर के जो सॉन्ग्स हैं मतलब राजस्थानी में, वो भी मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। राजस्थानी म्यूजिक इज ऑल्सो मेलोडियस। बिल्कुल। एंड तो म्यूजिक कोई भी हो, मतलब बीथोवन को भी सुन लूंगी, मतलब हर तरीके का म्यूजिक तो कुछ 2 लाइनें याद आ रही? इस तरीके से गाने में तो बहुत अच्छी नहीं हो तो ये भाया साथ देगा और जीजी भी देगी। तो बातों बातों में, हाँ बातों, यस आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। तो बातों बातों में मुझे मतलब वो मूवी बहुत पसंद थी, और उसका एक गाना था वो मतलब इट इज लाइक बेसिकली फैमिली सिटिंग, यू नो, एंड दे सिंगिंग, तो उठे सबके कदम, वो गाना बड़ा प्यारा है। चलिए बड़ा क्या, 2 लाइन मैम होनी चाहिए और हम आपका साथ देंगे। यस श्योर, ये पुलिस और जनता का साथ पूरा होना चाहिए। जी मैम। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो। क्या बात है। और सेवा, सुरक्षा, शांति ऐसे हाथों में रहने वाली है तो यकीनी तौर पे जनता भी मुस्कुराएगी। और निश्चित तौर पे जिस तरह की जागरूकता की बात आपने की है कि अपने अपने हिस्से की ईमानदारी हम सबको बरतनी है। हमारे आसपास अगर कोई घटना ऐसी होती है तो तुरंत सूचना देनी है, बिल्कुल, वो सूचित करना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मैम, बावजूद उसके मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहली चॉइस थी डॉक्टर बनना, फिर आप आईपीएस बन जाती हैं और इतनी उत्कृष्टता से अपने काम को निभाती हैं कि आज वन ऑफ द मतलब कहते हैं कि 2nd हाईएस्ट डेजिग्नेशन पे आप पोस्टेड हैं। तो अपने आप में पूरे जो पुलिस महकमे को एक परिवार की तरह भी आप देखती हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि निचली से निचली इकाई पे और ऊपर तक जो जिस तरह की समस्याएं आती हैं उन कड़ियों को जोड़ते हुए आप चलती हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि नागरिक सुरक्षा अधिकार का भी पूरा ख्याल रखती हैं, तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुलिस महकमे के लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि लोगों तक वो बात पहुँचे एक बार। नहीं, मैं तो हमेशा कहती हूँ और मुझे लगता है कि पुलिसिंग में कभी भी कुछ भी अचीव कर रहा है कोई, तो वो अपने बूते पे नहीं कर रहा है, वो पूरा टीम वर्क है, उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। एंड मतलब अब इस सीनियरिटी पे भी आ गई हूँ, मुझे लगता है कि बिना टीम वर्क के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस में मोटिवेशन और ड्राइव बहुत ज़रूरी है।
ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि मतलब आप डिमोरलाइज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सब एक साथ खड़े हुए हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी आप उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और ऐसा मैंने बहुत बार महसूस किया है, बहुत बार महसूस किया है कि कुछ भी हो गया, अपने को लग रहा है कि भाई ये केस तो ओपन ही नहीं होगा, और फिर आपको लगता है कि आप सबके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आपका सपोर्ट जो है ख़त्म नहीं होना चाहिए जी। एंड ख़ास तौर पे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमें अपने ख़ास तौर पे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो मतलब और ज़्यादा मेहनत के साथ में जो है रिजल्ट्स दे सकें। आप बाकी उनकी कोई गलतियां हैं उनके लिए अलग से उनको कह सकते हैं, बट जब भी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस हो, एज अ गुड लीडर आई थिंक इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट योर पीपल, टू मोटिवेट योर टीम, सो दैट दे कैन एक्सेल। और जब बॉस पायलट ऐसा हो तो फिर तो कहीं की भी उड़ान भर सकते हैं, डरने की जरूरत ही नहीं है। तो भाया, इन बातों के साथ साथ आज भी खास बातों को छूट गई हैं, बाने भी देख लिया। चलो देख आज और कौन सी है खास बात? खास बात है तो देखा आज खास बात एक बार फिर सुन। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देवानंद को 30 अप्रैल 2010 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 30 अप्रैल की खास बात 2010। 30 अप्रैल 2013 को दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कारों में बॉलीवुड अभिनेता राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार घोषित किया गया। काका जिन्हें हम कहते हैं प्यार से। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी इनकी पिक्चर्स, आज भी इनकी जो फिल्में हम देखते हैं तो वाकई बहुत कुछ सीखते हैं। आनंद। भारतीय फिल्म अभिनेत्री अचला सचदेव का निधन 30 अप्रैल 2012 को हुआ, जो बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में दिखाई थी। चाहे फिल्म वक्त की बात हो या वक्त से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बिल्कुल आप पूरे तौर पे अचला सचदेव जी की जो भूमिका है भारतीय सिनेमा में, उसे आप नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे वाकई। महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष और महान सिख योद्धा हरि सिंह नलवा का निधन 30 अप्रैल 1837 को हुआ। महान सिख योद्धा, इन्हें भी आज हम अलबेलो राजस्थान के इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। ऋषि कपूर 4 सितंबर 1952 को जन्मे और 30 अप्रैल 2020 को हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता जो रहे। 30 अप्रैल 2020 को ये भी दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन बावजूद उसके ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे। वे एक बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके हैं और फिल्म मेरा नाम जोकर से उन्होंने जो पदार्पण किया था, उसके बाद तो हमने लगातार इनकी फिल्में देखी हैं। हाँ। और एक ऐसे ही व्यक्तित्व और इरफान खान साहब, उनका भी 29 अप्रैल 2020 को वो भी दुनिया से रुखसत हुए। और साथ ही साथ अभी ऋषि कपूर जी के बारे में हम बताएंगे। उन्हें बॉबी फिल्म के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में शानदार भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें 1970 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया। सुबिनल चुन्नी गोस्वामी 15 जनवरी 1938 30 अप्रैल 2020 एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर और प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे। फुटबॉलर के रूप में उन्होंने स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेला, मोहन बागान क्लब और भारत की राष्ट्रीय टीम दोनों की कप्तानी की। उन्होंने कोलकाता के शेरिफ के रूप में भी काम किया। वाह, ऐसे अनमोल रत्न हमारे हिंदुस्तान और इरफान खान साहब की मैं आपसे बात करता चला जा रहा था। 29 अप्रैल 2020 कोरोना का वो काल, जब हमसे इतना एक दिग्गज कलाकार हमारी इसी राजस्थान की मिट्टी का टोंक में वो जन्मे, साहबजादे इरफान खान, जिनके नाम जो असली इनका नाम है, और जितनी गहराई इनकी आंखों में उतनी इनकी अदाकारी में भी है। तो मैम आज आपसे भी जानना चाहेंगे, इरफान खान साहब, या यूँ कहें कि हमारी इस देखिए राजस्थान की जो मिट्टी है उससे निकला एक हीरा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? बिल्कुल, इनसे मेरा पर्सनली भी मिलना हुआ है। उस टाइम पे मैं जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में पोस्टेड थी, तो वहाँ पर एक बार हैदर अली जैदी साहब हैं, हमारे एक एडिशनल एसपी थे, बाद में फिर वो IPS बन गए। वो भी अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं है। बहुत बेहतरीन अधिकारी थे, तो उनके ये बहुत अजीज़ मित्र हुआ करते थे इरफान खान जी, और एक बार आए थे तो इनसे मिलना हुआ। इनकी मूवीज़ तो ऑफ कोर्स फेमस हैं, उसके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक और नाम ऋषि कपूर साहब, उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे? ऋषि कपूर साहब, यस, तो मतलब
उनके बारे में कौन नहीं जानता क्या है। कहें? हाँ, मैं तो क्या वही है। कहूँगी कितनी सारी बेहतरीन मूवीज हैं उनकी। 150 कभी से कभी ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने हाँ, काम किया। यस, बट वाकई। उनकी कुछ जैसे कभी कभी मूवी मुझे बहुत पसंद है, चांदनी हो गई, फिर सरगम हो गई। तो आपने सरगम फिल्म का नाम लिया, सरगम फिल्म से एक गीत आपको चलते चलते सुनाएंगे। Yes, और उससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित so करना much. चाहेंगे। Thank you. और आपसे Thanks यही a lot. कहेंगे कि सेवा, सुरक्षा, शांति जिसके लिए तत्पर पूरा पुलिस महकमा है और आप भी लगातार उत्कृष्ट सेवाएं दे रही हैं। और उसके ऐसे ही लिए हमेशा धन्यवाद, हाथ जोड़ के मुस्कुराते आपको रहिए आप। थैंक यू। जय हिंद आपको अलबेलो राजस्थान की थैंक यू तरफ सो से। मच।